वेलकम बैक टू प्रेप पीजी बायोलॉजी क्लास 10th स्टूडेंट। लाइव प्रोसेस चैप्टर में न्यूट्रिशन टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है और न्यूट्रिशन के बाद आज स्टार्ट करेंगे रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन टॉपिक के कंटेंट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिस्पायरेशन का रिलेशन न्यूट्रिशन से कैसे है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिस्पायरेशन के डेफिनेशन को। देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रिस्पायरेशन और आज का लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा बेसिक मोड ऑफ रिस्पायरेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है, मतलब कि एनिमल और प्लांट्स में जो मोड ऑफ रिस्पायरेशन है या वहां पे जो पैटर्न है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक आज का है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ, रिस्पायरेशन के। मैंने आपको बताया कि रिस्पायरेशन का जो फर्स्ट टॉपिक है वो ये है कि कैसे रिस्पायरेशन जो है रिलेट होता है न्यूट्रिशन से, ये हम समझने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि न्यूट्रिशन जो आपका टॉपिक था उसमें आपने देखा होगा कि न्यूट्रिशन प्रोसेस के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं। ठीक है, स्टेप्स में आपको मैं एक बार याद दिला दूं कि स्टेप्स में सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है इंजेशन। ठीक है, पहले आप क्या करते हैं, फूड मटेरियल को इंजेस्ट करते हैं। माउथ की ओपनिंग से आप ओरल कैविटी में फूड मटेरियल्स को लेते हैं। ठीक है, और ओरल कैविटी में फूड मटेरियल्स का पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पार्शियल डाइजेशन के बाद आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पार्शियली डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, वो स्टमक में जाते हैं और स्टमक में भी पार्शियली डाइजेशन होता है। देन आफ्टर जो आपका न्यूट्रिएंट्स है वो जाएगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका फाइनल डाइजेशन होता है। और आपको ये भी पता है कि जो डाइजेशन है वो मैक्सिमम कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है और न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये एब्जॉर्ब होके कहाँ पे जाते हैं, ब्लड में जाते हैं। ठीक है, और ब्लड के थ्रू वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट इसलिए होते हैं क्योंकि बॉडी, आपको पता है कि बॉडी में सेल्स है और सेल्स अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए उनको चाहिए क्या है, एनर्जी चाहिए। ठीक है, और एनर्जी कैसे मिलेगा, आपको पता है कि एनर्जी न्यूट्रिएंट्स से मिलेगा। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि न्यूट्रिएंट्स में हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, जो हमारा बॉडी सिस्टम है उस बॉडी सिस्टम में जो बेस्ट होता है एनर्जी सोर्स वो होता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फैट और देन प्रोटीन। ठीक है, आपको ये भी बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये सब क्या होते हैं, रिस्पायरेशन में यूटिलाइज होते हैं, बट प्रायोरिटी जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट की होती है। ठीक है, तो अगर आप सपोज कर लेते हैं कि आपका जो ग्लूकोज है वो फर्स्ट प्रायोरिटी न्यूट्रिएंट्स है और ये ग्लूकोज जो है किसी सेल के अंदर अगर जाएगा, ठीक है, तो जाने के लिए आप कोई ना कोई जो है ट्रांसपोर्ट मेथड यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, उसके अकॉर्डिंग ग्लूकोज जो है सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, ग्लूकोज जब सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा तो वहां पे इसका ब्रेक डाउन होगा या आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और ये जो ब्रेक डाउन होगा, इस ब्रेक डाउन के दो पैटर्न है, बेसिक जो है दो पैटर्न है। एक पैटर्न है कंप्लीट और दूसरा पैटर्न है इनकम्प्लीट। ठीक है, कंप्लीट जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा या ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, नियर अबाउट 36 to 38 ATP मिलेगा। आपको मैं बता दूं, जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट जब ब्रेकडाउन होगा किसका, ग्लूकोज का, तो उस कंडीशन में एटीपी के फॉर्म में एनर्जी निकलती है और एटीपी कितने निकलते हैं, 36 to 38। ठीक है, ये कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तब ऐसा होगा। जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा तो ओनली 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा,
कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी कम मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने बताया आपको कि कैसे जो है ग्लूकोज जो है सेल के अंदर जाएगा और एनर्जी देगा, ये हमने बताया। ठीक है, और एक बार आपको व्हाइट बोर्ड की तरफ मैं ले चलूं। व्हाइट बोर्ड पे मैंने मेंशन किया है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन के इवेंट्स, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। जैसा कि मैंने आज बताया अभी आपको कि पहले क्या होता है, इंजेक्शन होता है, देन आफ्टर डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद ट्रांसपोर्ट होता है न्यूट्रिएंट्स का थ्रू ब्लड, और वो कहाँ जाते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और वहां पे वो क्या होते हैं, एसिमिलेट होते हैं। क्या होते हैं, एसिमिलेट। एसिमिलेट का मतलब होता है कि खर्च होना, स्पेंड होना। ठीक है, कोई भी चीज है अगर वो स्पेंड हो रही है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, आप न्यूट्रिएंट्स जो ले रहे हैं डाइट में तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना। कोई भी प्रोसेस बॉडी में हो रहा है तो उसका एक बेनिफिट होगा। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। न्यूट्रिशन जो प्रोसेस हो रहा है उसका लास्ट जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि एनी हाउ हमको न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी मिल जाए, बट न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी तभी मिलेगा जब रेस्पिरेशन होगा। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन में ही न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन होता है। और आपको मैं बता दूं कि रेस्पिरेशन में होता क्या है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, दैट मीन्स कि मैं अभी बात कर रहा हूँ ग्लूकोज की। ग्लूकोज एक तरीके से क्या है, 6 कार्बन का कंपाउंड है, और ये जो कंपाउंड है इसका ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी मिलती है, और इसी को हम रफली क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, रिस्पायरेशन। और आपको बता दूं कि रिस्पायरेशन के भी स्टेप्स होते हैं। ठीक है, और उस स्टेप में एक स्टेप होता है सेलुलर रिस्पायरेशन। ये थोड़ा समझना होगा आपको मैं बता दूं कि सेलुलर रिस्पायरेशन इज अ पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन। ठीक है, और आपको जानना चाहिए कि सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है। ठीक है, इसको समझिए आप। मैंने अभी जस्ट बताया कि जब ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स और ग्लूकोज जब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाते हैं, डिफरेंट पार्ट में जाने के बाद वो सेल्स के अंदर इंटर करते हैं। सेल्स के अंदर जब इंटर करते हैं तो वहां पे इसका क्या होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का सेल है और किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है। उस ऑर्गेनिज्म और सेल पे डिपेंड करेगा कि जो ऑक्सीडेशन होगा या ब्रेक डाउन होगा वो इनकम्प्लीट होगा और कंप्लीट होगा। वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगा, और सेल्स में भी वेरी करते हैं। ठीक है, जैसे आरबीसी में आरबीसी जो सेल्स है वो ह्यूमन की बॉडी में है, बट वहां पे जो है इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। ठीक है, आप जब हायर क्लास में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि जो मैच्योर आरबीसी होते हैं उनके अंदर जो एनर्जी देने का प्रोसेस है रिस्पायरेशन, वो इनकम्प्लीट टाइप का है। कैसा है वो, इनकम्प्लीट टाइप का है। तो ऐसे ही आपको मैं रफली बता देता हूं कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टू सेल जो है सेलुलर रिस्पायरेशन के मेथड फॉलो होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जब यहाँ पे ग्लूकोज जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी मिलेगी। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि जो हम ब्रीदिंग जो प्रोसेस है वही हमारा एक्चुअल रिस्पायरेशन है। तो मैं आपको बता दूं कि वो ओनली पार्ट है। ठीक है, जब तक कि एनर्जी ना मिल जाए तब तक रिस्पायरेशन आप कंप्लीट नहीं मानते हैं। ठीक है, और एनर्जी गेन करना पॉसिबल तभी है जब तक कि न्यूट्रिएंट्स आपका सेल के अंदर नहीं जाएगा तब तक आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, न्यूट्रिएंट जब सेल के अंदर चले जाते हैं तो वहां पे उनका इनकम्प्लीट और कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है और फिर एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, ये जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको सेल के अंदर जाने वाली स्टोरी, ये एक्चुअली क्या है, ये सेलुलर रिस्पायरेशन है। ठीक है, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रिस्पायरेशन को। ठीक है, टाइप ऑफ रिस्पायरेशन में देखिए आप, मैंने यहाँ पे रिस्पायरेशन के सेलुलर रिस्पायरेशन, आप रिस्पायरेशन नहीं बोलेंगे, बेटर होगा आप क्या बोलेंगे, सेलुलर रिस्पायरेशन बोलेंगे। और सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए कुछ टाइप्स है, एग्जांपल वाइज देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि
ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे फर्स्ट स्टेप में। आपको बता दूं कि ग्लूकोज का जब फर्स्ट स्टेप में ब्रेक डाउन होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ये फर्स्ट इवेंट है सेलुलर रेस्पिरेशन का, और इस इवेंट के कंप्लीट होने पे क्या फॉर्म होता है? पायरुवेट फॉर्म होता है। ठीक है, और साथ में क्या मिलता है? कुछ एनर्जी मिलती है। ठीक है, क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और ये पायरुवेट जो है आगे जो है कैसे पार्टिसिपेट करेगा वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। ठीक है, जैसे फर्स्ट ले लीजिए आप, यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ईस्ट जो है, ईस्ट आपका यूकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो है ईस्ट जो है वो क्या करता है? पायरुवेट को एथेनॉल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एथेनॉल प्लस CO2 और एनर्जी मिलेगी आपको। ठीक है, ये एक अलग केस है और इस केस को बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? एनारोबिक रिस्पायरेशन इसको बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड केस में देखिए यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, और ये भी क्या है? एनारोबिक रिस्पायरेशन का एक एग्जाम्पल है, टाइप है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होने वाला है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होना, लैक्टिक एसिड के साथ साथ एनर्जी मिलेगी। और ऐसा कहाँ पे होता है? स्केलेटन सेल्स में, स्केलेटन मसल सेल्स में। ठीक है, स्केलेटन मसल सेल्स। ठीक है, ये जो आपके मसल्स है ना ये, ठीक है, इनके अंदर ये होगा। और ऐसा तब होगा जब मसल्स का वर्क जो है एक लिमिट से ज्यादा हो जाए। ठीक है, आप जैसे रनिंग करते हैं तो आपके जो लिम्स होते हैं, लिम्स में जो मसल्स होते हैं, मसल्स कंटिन्यूअस क्या करते हैं? वर्क करते हैं। वर्क जब करते हैं तो स्टार्टिंग में तो ऑक्सीजन उनको मिल जाता है, बट कुछ टाइम के बाद जब ऑक्सीजन जो है यूज हो जाता है तो ऑक्सीजन की लैकिंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी डिफिशियंसी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और ऑक्सीजन अगर डिफिशियंट होगा मसल सेल्स के अंदर तो स्टार्ट हो जाएगा क्या? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। दैट मीन्स कि ये जो आप देख रहे हैं सेकेंड वाला फ्लो चार्ट, इस फ्लो चार्ट में आपको ये समझना होगा कि ये होता है स्केलेटल मसल सेल्स में। ये होता कहाँ पे है? स्केलेटल मसल सेल्स में, बट ये एक लिमिट के बाद होता है। स्टार्टिंग में तो नॉर्मली क्या होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, बट जैसे ही ऑक्सीजन की डिफिशियंसी या लैकिंग स्टार्ट हो जाती है देन वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है और साथ में एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपके एनारोबिक रिस्पायरेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसमें ध्यान देना होगा कि ऊपर वाले फ्लो चार्ट में एथेनॉल बन रहा है, एथेनॉल में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 है, और दोनों में एनर्जी मिल रही है और दोनों का एग्जाम्पल ध्यान देना होगा। ठीक है, जो ये प्रोसेस आप देख रहे हैं कि पायरुवेट जो है CO2 और H2O बना रहा है। ठीक है, और साथ में एनर्जी बना रहा है। ये जो फ्लो चार्ट है ये किसका है? ये एरोबिक रिस्पायरेशन का है। किसका है? ये एरोबिक रिस्पायरेशन का है। इसको आपको नोट करना होगा। ठीक है, ये जो फ्लो चार्ट है ये एरोबिक रिस्पायरेशन का, और ये दोनों जो है ये एनारोबिक रिस्पायरेशन के फ्लो चार्ट है ये। ठीक है, तो इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि जब भी एरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन यूटिलाइज एक्चुअली में कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, जैसे अगर आप सोचते हैं कि ऑक्सीजन इमीडिएट यूटिलाइज होता है सेलुलर रिस्पायरेशन में, तो नहीं होता है ऐसा। ठीक है, जब ग्लाइकोलिसिस हो जाता है, लिंक रिएक्शन हो जाता है, क्रैब्स साइकिल हो जाता है। ठीक है, और लास्ट में आपका होता है ETS। ठीक है, लास्ट में क्या होता है आपका? ETS। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये क्या है? एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के थ्रू क्या है? एरोबिक रिस्पायरेशन कंप्लीट होता है, और इस सिस्टम
को चाहिए क्या, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। इस सिस्टम के एंड में ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है और ये सिस्टम कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे है और वहीं पे ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है। और आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो लास्ट स्टेप में यूटिलाइज होता है और वो स्टेप कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। और जब लास्ट स्टेप कंप्लीट होता है तो हमको एनर्जी मिलती है और एनर्जी एटीपी के फॉर्म में मिलती है। और यहाँ पे अभी जस्ट मैंने बताया कि एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी कितनी मिलेगी, 36 से 38 एटीपी मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, आपका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। या ऊपर के दोनों ये जो फ्लो चार्ट मैंने मेंशन किए हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के, यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। किसका होगा, ग्लूकोज का होगा, ठीक है। आप कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं या अदर रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट बोल सकते हैं, ठीक है। ग्लूकोज को आप रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं और रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट जो है ग्लूकोज भी है, फैट भी है और प्रोटीन है। बट मैंने बताया है आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट दैट मीन्स ग्लूकोज है वो हमारा प्रेफरेबल रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायर्ड सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका मैंने रेस्पिरेशन डिस्कस कर लिया। एक बार रेस्पिरेशन में जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसके इवेंट को सेल्स के अंदर समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो समझना आपके लिए नेसेसरी है। अगर यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, ग्लूकोज की एंट्री करा रहा हूँ, ठीक है। मेथड चाहे जो भी है, ग्लूकोज इंटर कर रहा है और ग्लूकोज जब अंदर जाएगा सेल के अंदर, ठीक है, तो इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और बनेगा क्या, पायरुवेट, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ध्यान से सुनना होगा। इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। आपको ये बता दूं कि ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है, ये ध्यान देना होगा। ग्लूकोज से पायरुवेट में जो कन्वर्जन हो रहा है उस प्रोसेस को बोल रहे हैं ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोलिसिस के बाद एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब होता क्या है एक्चुअल में कि ये पायरुवेट जो है ये ट्रांसफर होता है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। कहाँ ट्रांसफर होगा, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। आपको बता दूं कि इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस जो होता है वो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, सेल ऑर्गेनस है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनस है। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन कितने होंगे, 2 होंगे, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, और उनके बीच का जो स्पेस होगा उसको बोलेंगे क्या, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, ठीक है। तो वहां पर पायरुवेट ट्रांसफर होगा और वहीं पे क्या होगा, लिंक रिएक्शन, ठीक है। लिंक रिएक्शन कुछ भी नहीं है, एक 1 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन में क्या होता है कि पायरुवेट जो है, पायरुवेट एज वेल एज पायरुवेट जो है यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। लिंक रिएक्शन में क्या होता है, पायरुवेट एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा और कहाँ पे होगा, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में, जो माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों मेम्ब्रेन्स में के बीच में होता है, ठीक है। देन आफ्टर जो भी आपको यहां से मिला, ग्लाइकोलिसिस से मिला या लिंक रिएक्शन से जो भी आपको मिला, वो यूटिलाइज होगा कहाँ पे, वो यहाँ पे मैट्रिक्स में यूटिलाइज होगा, ठीक है। मैट्रिक्स में यूटिलाइज होगा और साथ में इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में यूटिलाइज होगा। ये जो मैंने जिग-जैग मैनर में मेम्ब्रेन को बना रखा है, ये क्या है, आपका इनर मेम्ब्रेन है, और ये जो सर्कुलर मैंने बना रखा है ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और बीच में जो मैं ब्लैक डॉट्स बना रहा हूँ ये क्या है, मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स में एक्चुअली क्या होता है, आप ध्यान से सुनिएगा। मैट्रिक्स के अंदर होता क्या है, क्रैब साइकिल, ठीक है। क्या होता है, क्रैब साइकिल होता है। क्रैब साइकिल को बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये जो क्रैब साइकिल है ये मैट्रिक्स के अंदर होगा और इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट रिक्वायर्ड हैं, या आप बोल सकते हैं कि लिंक रिएक्शन के प्रोडक्ट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। और जब क्रैब साइकिल
ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन सब कुछ जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद लास्ट जो इवेंट होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता कहाँ पे है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ईटीएस होगा। ठीक है, और वहां पे जितने भी प्रोडक्ट मिले हैं ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल के, वो सारे प्रोडक्ट वहां पे यूज होंगे और साथ ही में वहीं पे क्या यूज होगा? ऑक्सीजन यूज होगा। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो आप बोलेंगे कि कंप्लीट जो है ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज का। ठीक है, और इसमें जो मेजर चीजें हैं, मेजर इवेंट है, वो पहला इवेंट था ग्लाइकोलिसिस, दूसरा इवेंट है क्रेब्स साइकिल, तीसरा जो इवेंट है, थर्ड इवेंट, वो क्या है? आपका ईटीएस। ठीक है, ये 3 मेन जो आपके सेलुलर रेस्पिरेशन के इवेंट्स हैं, और सेलुलर रेस्पिरेशन में ये एरोबिक रेस्पिरेशन के ये इवेंट्स हैं। ठीक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने बताया कि कंप्लीट जो है ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। ठीक है, और कंप्लीट ब्रेकडाउन ये 3 स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। कंप्लीट ब्रेकडाउन में फर्स्ट स्टेप होगा ग्लाइकोलिसिस, सेकंड स्टेप होगा क्रेब्स साइकिल और थर्ड स्टेप होगा ईटीएस। ये तीनों स्टेप जब इन्वॉल्व होंगे तब जाकर आप बोलेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे? कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का। ठीक है, एक माइनर भी एक स्टेप है जिसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन, जो आगे के क्लासेस में आपको मिलेंगे। ठीक है, आपसे कोई पूछे कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज तो आप क्या बताएंगे कि ग्लूकोज का जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो 36 से 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और उसके फॉर्मेशन में जो मेजर इवेंट्स होते हैं वो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और ईटीएस जो होगा वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और ये सब कुछ होगा तो आपको क्या मिलेगा? 36 से 38 एटीपी मिलेगा। ठीक है, और ये चीज आप कहाँ पे डिस्कस करेंगे? आप यूकैरियोटिक सेल्स में आपको मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल्स में, सारे सेल्स में नहीं मिलेंगे, कुछ एक्सेप्शन है, लाइक मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज। ठीक है, मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, वो एक्सेप्शन है, बट यूजुअली आपको यूकैरियोटिक सेल्स में, या ऐसे बोल सकते हैं कि जहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है, वहां पे कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज का होता है। ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो डिस्कस किया है वो एक्चुअली क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने कई बार बताया कि ये कहीं भी हो सकता है, किसी भी टाइप के सेल्स में हो सकता है, अगर वो सेल ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा। कोई भी सेल, यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक, अगर वो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है तो वहां पे ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, आप इसको यूकैरियोटिक मत समझिए, क्योंकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो शायद में भी आपको कंफ्यूजन हो। आपको ये समझना चाहिए कि जहां पे भी ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है, या रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, तो वहां पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, अब डिस्कस करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन को। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जब डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले उसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में मैंने एनारोबिक प्रोकैरियोटिक सेल्स भी ले रखा है, ईस्ट भी ले रखा है, जैसे कि यहाँ मैंने दिखाया था आपको। ठीक है, देन मसल सेल्स लिया है, और लास्ट में मैच्योर आरबीसी का एग्जांपल लिया है। ठीक है, इस टाइप के सेल्स में क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो फर्स्ट लाइन है वो ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन की लैकिंग हो रही है, या ऑक्सीजन यहाँ क्या है? एब्सेंट है। और जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तो वहां पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का। ठीक है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन में आप क्या चीज बताएंगे? ये बताएंगे कि ग्लूकोज जो है ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड मैंने पहले ही बताया, ये 3 कार्बन कंपाउंड, और इस प्रोसेस का नाम क्या है? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस होगा। उसके बाद से जो है ये जो मैंने बना रखे हैं फर्स्ट फ्लो चार्ट और ये आपका सेकेंड फ्लो चार्ट। अगर आप फर्स्ट फ्लो चार्ट को देखते हैं इस सेल में, तो यहाँ पे
इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन में एनारोबिक कंडीशंस में एथेनॉल बन रहा है, ठीक है, CO2 बन रहा है और एनर्जी बन रही है। ध्यान से सुनना होगा। यहाँ पे इस फ्लो चार्ट में भी क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, और ये एग्जांपल मैंने क्या ले रखा है, यीस्ट ले रखा है, और यहाँ पे प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बन रहा है एथेनॉल, CO2 और एनर्जी बन रही है, ठीक है। एक दूसरा फ्लो चार्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन का, वो है मसल सेल्स का। मसल सेल्स में भी क्या होता है, मैंने बताया कि जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं या आप काफी देर तक एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो मसल्स को ऑक्सीजन की डिफिशियंसी स्टार्ट हो जाती है, और ऑक्सीजन जब डिफिशियंट होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में कुछ अमाउंट में एनर्जी मिलती है, बट ज्यादा नहीं मिलती एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ एनारोबिक प्रोसेस में, और मैंने एग्जांपल बताया, यही ओवरऑल आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन को प्लांट में और एनिमल में, ठीक है। एक बेसिक आउटलाइन हम लेंगे और देन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं अब प्लांट और एनिमल में बेसिक रेस्पिरेशन को डिस्कस करते हैं। प्लांट के केस में अगर हम देखें तो आपको पता है कि प्लांट में जो है रेस्पिरेशन जो है के लिए स्टोमेटा होता है। एनिमल्स में आप क्या होता है, डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, बट प्लांट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्लांट में सिंपली क्या होता है, स्टोमेटा होता है, ठीक है। स्टोमेटा, और आपको बता दूं कि कुछ ओल्ड और वुडी पार्ट होते हैं, वहां पे लेंटिसल्स होते हैं। क्या होते हैं, लेंटिसल्स होते हैं। लेंटिसल्स के थ्रू भी क्या होते हैं, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। स्टोमेटा से तो होता ही है, बट लेंटिसल्स से भी होता है, ठीक है। और कैसे होता है रेस्पिरेशन, इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लांट में जो है रेस्पिरेशन भी होता है और फोटोसिंथेसिस भी होता है। एनिमल में तो ओनली रेस्पिरेशन होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, बट प्लांट के केस में क्या होगा, रेस्पिरेशन भी होगा, ठीक है, और रेस्पिरेशन के साथ साथ इसमें क्या होगा, आपका फोटोसिंथेसिस भी होगा, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या चाहिए, प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में अगर गैस की बात करें तो क्या चाहिए इसको, CO2 चाहिए, ठीक है। मतलब कि प्लांट O2 भी यूज कर रहा है और CO2 भी यूज कर रहा है। O2 यूज तब करता है जब रेस्पिरेशन करता है, और फोटोसिंथेसिस में क्या यूज करेगा, CO2 यूज करेगा। बट ये जो O2 और CO2 है वो कहाँ से अवेलेबल होगा प्लांट के अंदर, ये समझना होगा आपको। मैं आपको बता दूं कि अगर CO2 लेना है, ठीक है, अगर CO2 लेना है प्लांट को, तो वो कहाँ से मिलेगा, मेनली वो मिलेगा एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेजेंट है CO2, वो CO2 स्टोमेटा के थ्रू एंटर करेगा, ठीक है। मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है, आप देखिए यहाँ पे, ये जो CO2 है ये एटमॉस्फेरिक CO2 है, और ये स्टोमेटा के थ्रू एंटर कर रहा है, स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू, और वो जा रहा है इंटरसेलुलर स्पेस में, जो सेल्स के बीच या बिटवीन द सेल्स स्पेस होते हैं वहां जाएंगे, और फिर वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, आपको ये भी समझना हो कि जो O2 वन प्लेस से नेक्स्ट प्लेस जा रहा है वो कैसे जा रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, और डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो है वो फाइनली वो कहाँ पहुंचेगा, सेल्स के बाहर पहुंचेगा, और देन वहां पे एक अलग टाइप का डिफ्यूजन होगा, और उस डिफ्यूजन प्रोसेस से सेल्स के अंदर जो है वो CO2 जाएगा। और आपको पता होना चाहिए, आपको मैंने बताया था क्लास 9th में जब आप द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ रहे थे, तो मैंने क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड जब मैंने डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था कि CO2 जो है वो यूटिलाइज होता है क्लोरोप्लास्ट में, और स्पेशली कहाँ पे यूटिलाइज होता है, क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा एक जो ग्राउंड सब्सटेंस है, कलरलेस ग्राउंड सब्सटेंस, वहां पर ये CO2 यूटिलाइज होगा डार्क रिएक्शन में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो क्लोरोप्लास्ट है, आप एक बार प्रीवियस जो क्लास है उसका एक बार नोट्स देखिएगा, तो आपको मिलेगा कि क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा एक पार्ट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स होता है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, स्ट्रोमा होता है, ठीक है। ये ग्राउंड सब्सटेंस है, कलरलेस सब्सटेंस है, और इसी में क्या होता है,
फोटोसिंथेसिस का सेकेंड स्टेप होता है, सेकेंड और लास्ट स्टेप होता है, जिसमें क्या होता है CO2 का फिक्सेशन होता है। क्या होता है? CO2 का फिक्सेशन या यूटिलाइजेशन होता है और फाइनली हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए कि CO2 यूटिलाइज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, तो लास्ट में क्या मिलेगा हमको? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अगर नहीं पता है तो उसको नोट करिए। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने आपको सामने मेंशन कर रखा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है और इसमें CO2 यूज हो रहा है और CO2 कैसे जा रहा है उसका मैंने फ्लो चार्ट बनाया और फाइनली वो कहाँ गया? CO2 इनसाइड द सेल गया और इनसाइड द सेल वो कहाँ पे जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक सेल ऑर्गेनल्स है और उसके अंदर जो स्ट्रोमा है वहां पे डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन इज अ सेकेंड और लास्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस और वहां पे क्या होगा? वहां पे CO2 का फिक्सेशन होगा और फाइनली हमको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने CO2 की स्टोरी बता दी और आपको बताऊं कि ये जो CO2 है ये प्लांट के सेल्स में भी फॉर्म होता है जब रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, जब भी रेस्पिरेशन होगा, जब भी क्या प्लांट रेस्पिरेशन करते ही हैं और रेस्पिरेशन करते हैं तो O2 को यूटिलाइज करते हैं और CO2 को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो CO2 वहां से भी मिल सकता है और एटमॉस्फेयर से भी मिल सकता है, लेकिन आप मेनली कहाँ पे फोकस करेंगे? एटमॉस्फेरिक CO2 को फोकस करेंगे। ठीक है, और ये सब कुछ कैसे हो रहा है? डिफ्यूजन प्रोसेस से, मतलब कि गैसेस अगर प्लेस चेंज कर रहे हैं तो उसके पीछे जो है रीजन क्या है? डिफ्यूजन है। और साथ ही साथ ये कितना डिफ्यूजन हो रहा है या रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कितना हो रहा है, ये किस पर डिपेंड करता है? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे। जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल CO2 का कंसंट्रेशन है वो डिसाइड करेगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आते हैं O2 वाली स्टोरी में। आपको पता होना चाहिए कि O2 कहाँ यूज होता है? रेस्पिरेशन में यूज होता है। और ये O2 जो है प्लांट को कैसे मिलेगा, तो ये थोड़ा सा ज्यादा समझना होगा आपको। आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, नहीं पढ़ा है तो मैं एक बार फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन में यहाँ पे लिखता हूँ। 6 CO2 है, 12 H2O है, देन आपका C6H12O6, देन 6 CO2, देन फाइनली ऑक्सीजन मिला आपको। हमेशा की तरह क्लोरोफिल यहाँ पे होगा ही होगा। ठीक है, और सनलाइट होगा, ये सब आपने पढ़ा है। ठीक है, CO2 और H2O यूटिलाइज हुआ। CO2 वही CO2 है जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, स्ट्रोमा वाला CO2। ठीक है, और क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि ग्लूकोज यहाँ पे है और साथ में एक बाई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? बाई प्रोडक्ट है और ये कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में जाएगा। ये कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में जाएगा। ठीक है, और यही ऑक्सीजन जो है वो प्लांट के लिए भी अवेलेबल होगा और एनिमल के लिए भी अवेलेबल होगा। बट मैं आपको बता दूं कि प्लांट को जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की जरूरत कम होती है। ठीक है, प्लांट को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की जरूरत कम होती है। प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे बनाए हुए ऑक्सीजन को वो यूटिलाइज कर लेता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप ये समझते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वहीं पे O2 का फॉर्मेशन होगा और सेल के अंदर ही O2 यूज हो जाता है। सेल के अंदर ही O2 यूज हो जाता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, और एटमॉस्फेयर से भी O2 आता है। एटमॉस्फेयर का O2 जब आएगा तो वो स्टोमेटा के थ्रू आएगा। ठीक है, और ये भी बता दो कि जो प्लांट की बॉडी होती है, प्लांट की बॉडी में अगर सपोज दैट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है ग्रीन पार्ट में, तो वहां का ऑक्सीजन जो है अपने नियर बाई प्लेस पे वो क्या होता है? डिफ्यूज हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है और आसपास के सेल्स को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है ग्रीन पार्ट जहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टोरी आपको 11 में डिटेल मिलेगी। फिलहाल आपको ये समझना होगा कि ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से आ रहा है प्लांट के लिए और फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बन रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट वो भी वहीं पे यूज हो जा रहा है, विद इन सेल यूज हो जा रहा है। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल में रेस्पिरेशन को। एनिमल में हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा टेरेस्ट्रियल एनिमल का और सेकंड पार्ट होगा एक्वेटिक एनिमल्स का। ठीक है,
सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, आप जानते हो ना कि वाटर के अंदर क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन है, बट अगर आप कंसंट्रेशन का मेजरमेंट करें आप तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है, और अगर ऐसा है इसका मतलब सीधा सा है कि एक्वेटिक एनिमल को कम ऑक्सीजन में सरवाइव करना है तो उनके अंदर क्या होगा, रेट ऑफ रिस्पायरेशन या ब्रीदिंग जो होगा वो फास्ट होगा, क्योंकि सराउंडिंग में ऑक्सीजन कम है तो उनको जल्दी जल्दी क्या करना होगा, रेस्पिरेशन करना होगा, तभी वो अपने रिक्वायर्ड ऑक्सीजन को गेन कर पाएंगे। ठीक है, वेयर एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को ये प्रॉब्लम नहीं होती है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं, ये हम लोग इजिली जो है ऑक्सीजन को गेन कर लेते हैं। और हमारे पास क्या है, एक ह्यूमन जानते हो कि आप मोस्ट एडवांस एनिमल है ये। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है कि वो इजिली जो है वो रिस्पायरेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका एनिमल लेवल डिस्कशन हो गया। यही आपका क्या था, प्लांट और एनिमल का एक बेसिक इंफॉर्मेशन था रिस्पायरेशन को लेकर। एनिमल में जहां तक मुझे एक पॉइंट याद आ रहा है फिश का, एनसीईआरटी ने फिश के बारे में बताया कि जब फिश जो है वाटर मीडियम में जब फ्लोट करता है तो वो माउथ को ओपन करता है, माउथ को ओपन करता है तो एक फोर्स जनरेट होता है, और वो फोर्स जो है वाटर के ऑक्सीजन को, या ऐसे बोल सकते हैं कि वाटर के साथ जो ऑक्सीजन है वो साथ में गिल्स के थ्रू वो उनके बॉडी में आ जाता है और फिर वहां से उनको ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है, तो फाइनली आपका ये एनिमल वाला भी पोर्शन फिनिश हो गया। अब इसके बाद हम आएंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, जो मैं आगे के लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था आपके लिए, इसको आप अच्छे से सुनेंगे। ठीक है, आप अगर लेक्चर्स को एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार रिपीट करिए, आपको समझ में आ जाएगा लेक्चर्स। ठीक है, इसके नोट्स बनाने होंगे और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।